जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्लास 9 का जो आपका साइंस सब्जेक्ट है उसमें जो आपका चैप्टर 2 है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं उसको बताऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और ये सारा क्वेश्चन में से ही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप इसे लिख करके नोट भी बना सकते हैं। अगर आप मेरा चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चैप्टर 1 का वीडियो देख लेंगे। उसमें और कुछ मैंने बताया था, तो उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि नोट्स कैसे बनाना है और आप उसी तरह से नोट्स तैयार करेंगे जैसे कि मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि आप फर्स्ट नंबर में यानी कि पहला नंबर में मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही मैं बताऊंगा। फर्स्ट वीडियो जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव होगा। आपका जो दूसरा वीडियो होगा उस जो है कि हर एक चैप्टर से जो चैप्टर रहेगा उसके बीच में जितना भी 2-3 लाइन 4 लाइन का आंसर लिखने वाला होता है उसको मैं उसमें वीडियो में बनाऊंगा और उसका आप नोट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि 2-3 नंबर का जितना भी क्वेश्चन होता है उसको मैं बताऊंगा। आपका तीसरा नंबर में जो आपका वीडियो आएगा तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि जो आपका चैप्टर में क्वेश्चन दिया हुआ होता है अभ्यास प्रश्न में उसका, और चैप्टर के बीच बीच में जो पेज नंबर वाइज क्वेश्चन होता है उसका होगा। तो आप अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे होंगे तो जा करके देख लेंगे और नोट्स बनाना शुरू कर देंगे। तो चलिए मैं अब इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं कि आपके नोट्स में क्या लिखना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, यही आपका चैप्टर का नाम है। आप चैप्टर का नाम लिख लेंगे और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1 में आप लिखेंगे कि निम्नांकित में कौन से शुद्ध पदार्थ हैं, यानी कि जो नीचे दिए हुए हैं उसमें से कौन कौन शुद्ध पदार्थ हैं। यानी कि 4 ऑप्शन है तो एक ही शुद्ध पदार्थ होगा। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन ए है कि दूध, ऑप्शन बी है कि रक्त, ऑप्शन सी है कि जल, ऑप्शन डी है कि मिश्र धातु। तो जल जो होता है कि शुद्ध पदार्थ होता है। आप इसमें ऑप्शन सी को सही लिख लेंगे, यानी कि ऑप्शन सी का आंसर लिख लेंगे जल। अगर आप चाहते होंगे कि मैं डायरेक्ट आंसर लिख करके नोट बनाऊंगा तो डायरेक्ट आंसर भी लिख करके आप नोट बना सकते हैं। अगर चाहते होंगे ऑप्शन के साथ लिखना तो ऑप्शन के साथ भी लिख करके नोट्स बना सकते हैं। जिसको जैसे समझ में आता है वैसे बनाना चाहिए, ताकि आगे चल के आपको किसी प्रकार के कोई दिक्कत ना हो कि समझने में कोई दिक्कत होने लगे तो वे अच्छा नहीं होगा। इसलिए आपको जैसे समझ में आता है वैसे नोट्स बनाइए। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नांकित में कौन अशुद्ध पदार्थ है, यानी कि जो आपका 4 है ऑप्शन दिया हुआ है नीचे, इसमें कौन अशुद्ध पदार्थ है। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है वायु, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है अमोनिया। तो इसमें जो अशुद्ध पदार्थ होता है वे होता है वायु, यानी कि वायु में बहुत से गैस मिले हुए होते हैं, ये शुद्ध नहीं होता है। तो ये हो जाएगा अशुद्ध। तो आप इसमें आंसर लिख लेंगे वायु। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नांकित में कौन तत्व है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि हवा, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है पानी, ऑप्शन डी है लवण। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी कि आप इसमें ऑप्शन बी को लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नांकित में कौन तत्व नहीं है, यानी कि जो नीचे दिया हुआ है उसमें से कौन तत्व नहीं है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है ब्रोमीन, ऑप्शन सी है कागज, ऑप्शन डी है जस्ता। तो इसमें जो है कि आपका तत्व नहीं है जो कि कागज, आप इसमें ऑप्शन सी को लिख लेंगे। कागज जो होता है तत्व नहीं होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नांकित में कौन यौगिक है, यानी कि जो नीचे दिया हुआ है इसमें से कौन यौगिक है। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए वायु, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है साधारण नमक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो आपका साधारण नमक दिया हुआ है यही है कि एक यौगिक है। तो आप इसमें ऑप्शन डी लिख लेंगे साधारण नमक। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नांकित में कौन यौगिक है, यानी कि जो नीचे दिया हुआ है इसमें से कौन यौगिक है। ऑप्शन ए है कि स्टील, ऑप्शन बी है पीतल, ऑप्शन सी है आयोडीन, ऑप्शन डी है संगमरमर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा संगमरमर। आप इसमें ऑप्शन डी को लिख लेंगे संगमरमर, यानी कि जो आपका 3 ऑप्शन दिया हुआ है स्टील, पीतल, आयोडीन, ये आपका गलत है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा संगमरमर।
आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नांकित में कौन मिश्रण है, यानी कि जो नीचे दिया हुआ है उसमें से कौन मिश्रण है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 का है ऑप्शन ए कि चांदी, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी है वायु। तो इसमें देखिए कि मिश्रण होता है वायु, यानी कि वायु में बहुत से गैस मिले हुए होते हैं, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा वायु। आप वायु लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नांकित में कौन समांगी मिश्रण है, यानी कि जो नीचे दिया हुआ है उसमें से कौन समांगी मिश्रण है। ऑप्शन ए है सोडा जल, ऑप्शन बी है वायु, ऑप्शन सी है सिरका, ऑप्शन डी है लकड़ी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा लकड़ी, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप इसमें लकड़ी लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नांकित में कौन मिश्रण है, यानी कि जो नीचे दिया हुआ है इसमें फिर से आपको एक बार मिश्रण चूज करना है, यानी कि मिश्रण बताना है। ऑप्शन ए है बारूद, ऑप्शन बी है चूना पत्थर, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो इसमें 3 ठे जो दिया हुआ है चूना पत्थर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये बारूद, ये जो है कि 3 ठे आपका मिश्रण नहीं होता है, जबकि जो बारूद है ये मिश्रण होता है। आप इसमें आंसर लिख लेंगे ए, यानी कि बारूद। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नांकित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें, यानी कि जो आपका मिश्रण दिया हुआ है इसमें से आपको विलयन की पहचान करना है। तो देखिए ऑप्शन ए है कि मिट्टी, ऑप्शन बी है समुद्री जल, ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन डी है वायु। तो इसमें जो आपका विलयन होता है वे है मिश्रणों में से विलयन को तो आपको इसमें बताना है। तो विलयन जो होता है कि समुद्री जल होता है, यानी कि समुद्री जो जल है वे विलयन होता है। तो आप इसमें ऑप्शन बी को लिख लेंगे समुद्री जल। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नांकित में कौन विलयन है। देखिए फिर से आपको विलयन ही बताना है। ऑप्शन ए है साबुन विलयन, ऑप्शन बी है लवण विलयन, ऑप्शन सी है चौक जल विलयन, ऑप्शन डी है स्टार्च विलयन। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लवण विलयन। लवण जो है कि विलयन है। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नांकित मिश्रणों में कौन विलयन है, यानी कि फिर एक बार आपको विलयन बताना है। जो निम्नांकित मिश्रण है, नीचे मिश्रण दिया हुआ है उसमें से कौन विलयन है। ऑप्शन ए है मिट्टी, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है वायु, ऑप्शन डी है सोडा वाटर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सोडा वाटर। आप इसमें सोडा वाटर लिख लेंगे। लिख करके नोट्स बनाते चलेंगे। मैं एक बार फिर से आपको बोल दे रहा हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नांकित में कौन निलंबन है, यानी कि जो नीचे दिया हुआ है इसमें आपको निलंबन बताना है। ऑप्शन ए है कि चीनी विलयन, ऑप्शन बी है सोडा जल, ऑप्शन सी है मटमैला जल, ऑप्शन डी है साबुन जल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मटमैला जल, जो होता है कि निलंबन होता है। आप इसमें मटमैला जल लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नांकित में कौन कोलाइड है, यानी कि जो नीचे दिया हुआ है इसमें से कौन कोलाइड है। ऑप्शन ए है चीनी का शरबत, ऑप्शन बी है पीतल, ऑप्शन सी है धुआं, ऑप्शन डी है गोंद। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गोंद, यानी कि ऑप्शन डी। आपका क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नांकित में कौन भौतिक परिवर्तन है, यानी कि जो नीचे दिया हुआ है इसमें से कौन भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए है लोहे में जंग लगना, ऑप्शन बी है मोमबत्ती का जलना, ऑप्शन सी है जल का जमना, ऑप्शन डी है कोयले का जलना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जल का जमना। जल का जो जमना होता है वे भौतिक परिवर्तन है। ये परिवर्तन अपने आप से होता है, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन हुआ। तो आप इसमें लिख लेंगे जल का जमना। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नांकित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी कि इसमें रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बताना है। ऑप्शन ए है जल का उबलना, ऑप्शन बी है लोहे का पिघलना, ऑप्शन सी है जलवाष्प का संघनन, ऑप्शन डी है कोयले का जलना। तो कोयले का जो जलना होता है वे कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। आप इसमें कोयले का जलना लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 17 है कि नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है, यानी कि नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के अगर मिश्रण रहेगा तो उसको पृथक कैसे हम लोग करेंगे, किस विधि द्वारा पृथक करेंगे। ऑप्शन ए है कि ऊर्ध्वापार्तन विधि द्वारा, ऑप्शन बी है सरल आसवन द्वारा, ऑप्शन सी है कि प्रभाजी आसवन द्वारा, ऑप्शन डी है कि क्रिस्टलीकरण द्वारा। तो इसमें आप लिखेंगे ऊर्ध्वापार्तन विधि द्वारा। आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि काली स्याही में उपस्थित डाई
को पृथक किया जाता है, यानी कि जो काली स्याही होता है उसमें जो डाई उपस्थित होता है उसको हम लोग कैसे पृथक करते हैं। पृथक करने का मतलब होता है कि अलग करना, यानी कि उसको अलग करना। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा, यानी कि जो काली स्याही होता है उसको क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा अलग किया जाता है। आप इसमें लिख लेंगे क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा। आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नांकित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, यानी कि जो नीचे दिया हुआ है इसमें टिंडल प्रभाव को कौन प्रदर्शित करेगा, यानी कि इसमें टिंडल प्रभाव का वो कौन दिखाएगा। ऑप्शन ए है कि नमक का घोल, ऑप्शन बी है दूध, ऑप्शन सी है कॉपर सल्फेट का विलयन, ऑप्शन डी है कि कोई नहीं। तो इसमें जो दूध होगा वही टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, तो आप इसमें दूध लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नांकित में कौन टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है। इसमें देखिए टिंडल प्रभाव को कौन प्रदर्शन करता है ये बताना है। ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 जो है कि आपको सेम है। आपका क्वेश्चन जो 19 और 20 है सेम है, तो इसमें देखिए ऑप्शन केवल अलग अलग है। तो इसमें ऑप्शन ए है कि नमक का विलयन, ऑप्शन बी है सोडियम कार्बोनेट का विलयन, ऑप्शन सी है कॉपर सल्फेट का विलयन, ऑप्शन डी है स्टार्च का विलयन। तो इसमें जो आपका स्टार्च का विलयन होगा वही टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है। आप इसमें लिख लेंगे स्टार्च का विलयन। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सोरे की जल में विलयता 20 डिग्री सेल्सियस पर 31.5 है, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस ताप दिया हुआ है तो 31.5 सोरे है। ठीक है, इस ताप पर 10 ग्राम जल में कितना सोरा घुलाया जाए कि विलयन संतृप्त बन जाएगा। तो जब हम लोग 10 ग्राम जल ले लेंगे तो कितना सोरा उसमें घोलेंगे कि जो विलयन होगा संतृप्त बन जाएगा, इसमें बताना है। ऑप्शन ए है कि 0.315 ग्राम, ऑप्शन बी है कि 3.15 ग्राम, ऑप्शन सी है कि 31.5 ग्राम, ऑप्शन डी है कि 315 ग्राम। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 3.15 ग्राम। आप इसमें लिख लेंगे। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 21 तक, यानी कि 1 से लेकर 21 क्वेश्चन तक आपको बता दिया, जिसमें कि आपको सारा में ऑप्शन दिया हुआ था, यानी कि ऑप्शन दिया हुआ क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब मैं 1 नंबर वाला डायरेक्ट आंसर लिखने वाला क्वेश्चन बताऊंगा। तो देखिए इसमें 1 नंबर वाला डायरेक्ट आंसर लिखने वाला क्वेश्चन कौन कौन सा होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा कि दही से मक्खन को पृथक करने की सामान्य विधि का नाम लिखें, यानी कि जब हम लोग दही से मक्खन को अलग करते हैं तो उसके सामान्य विधि के नाम को क्या कहते हैं। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण विधि द्वारा, यानी कि जब हम लोग दही से मान लीजिए कि मक्खन को अलग करते हैं तो उसको कहते हैं अपकेंद्रण विधि। तो आप इसमें लिख लेंगे अपकेंद्रण विधि द्वारा। आपका क्वेश्चन नंबर इसमें 2 हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि समुद्री जल से नमक को पृथक करने की सामान्य विधि को का नाम लिखें, यानी कि जब हम लोग समुद्र से नमक को अलग करते हैं तो वे कौन सा विधि से किया जाता है उसका नाम इसमें लिखना है। तो इसमें हो जाएगा वाष्पीकरण द्वारा, यानी कि जब समुद्र से क्या किया जाता है कि नमक को अलग किया जाता है तो वाष्पीकरण विधि द्वारा किया जाता है। आप इसमें लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नमक से कपूर को पृथक करने की सामान्य विधि का नाम लिखें। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप VVI लिख लेंगे, VVI इस क्वेश्चन के ऊपर लिख लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऊर्ध्वापार्तन विधि द्वारा, आप लिख लेंगे ऊर्ध्वापार्तन विधि द्वारा। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में किस विधि को अपनाएंगे, यानी कि जो सोडियम क्लोराइड होता है उसको अगर मान लीजिए कि विलयन से अलग करना है तो उसमें आप कौन सा विधि को अपनाएंगे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण विधि। आप इसमें वाष्पीकरण विधि लिख लें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में किस विधि को अपनाएंगे, यानी कि अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है आपको, किसको से अलग करना है तो सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से। ठीक है, मिश्रण 2 ठे का रहेगा, सोडियम क्लोराइड का तथा अमोनियम क्लोराइड का, दोनों एक ही में मिला हुआ रहेगा। तब अमोनियम क्लोराइड को आप किस विधि द्वारा अलग करेंगे, तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वापार्तन विधि द्वारा, यानी कि आप इसमें लिख लेंगे ऊर्ध्वापार्तन। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से
पृथक करने में आप किस विधि को अपनाएंगे। यानी कि धातु के मान लीजिए छोटा सा टुकड़ा है, अब कार के इंजन ऑयल से अलग उसको करना है, यानी कि जो उसमें इंजन ऑयल लगा हुआ रहता है मोबिल, उससे अलग करना है, तो आप किस विधि को अपनाएंगे। तो मोबिल को हम लोग क्या करेंगे, तो छानेंगे, उसको अलग अलग करेंगे छान छान के, तो इसको लिखेंगे कि छानने की क्रिया के द्वारा। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि जल से तेल निकालने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। जल से तेल निकालना है, यानी कि जल है, पानी है, उससे तेल अलग करना है, तो जल से तेल निकालने की विधि को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कीप पृथक्करण विधि। यानी कि इसमें आप लिख लेंगे कि पृथक्करण विधि। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि चाय से चाय पत्तियों को पृथक करने में किस विधि का उपयोग किया जाता है। यानी कि जब हम लोग चाय बनाते हैं तो उसमें चाय पत्तियाँ भी मिला हुआ होता है, तो जब हम लोग चाय पत्ती को अलग करते हैं तो किस विधि से करते हैं, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा छानने की क्रिया द्वारा। यानी कि हम लोग उसको क्या करते हैं, तो चाय बना करके और चाय पत्ती को छान देते हैं, अलग हो जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा कि क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जा सकता है। यानी कि क्रिस्टलीकरण विधि जो होता है उससे किस प्रकार के मिश्रण को अलग हम लोग कर सकते हैं, यानी कि पृथक कर सकते हैं। तो इसमें आप लिख लेंगे कि अशुद्ध ठोस पदार्थों के नमूने से शुद्ध ठोस पदार्थ प्राप्त करने के लिए, जो अशुद्ध ठोस पदार्थ होते हैं उनसे हम लोग क्या करते हैं कि उसको क्रिस्टलीकरण करते हैं, यानी कि अलग अलग करते हैं। यानी कि क्रिस्टलीकरण का विधि जो होता है अलग अलग करके और ठोस पदार्थ को प्राप्त कर लेते हैं, तो आप इसमें लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। यानी कि बालू से जब हम लोग लोहे की पिन को अलग करेंगे, यानी कि बालू है, बहुत सारा बालू है, उसमें छोटे छोटे लोहा का पिन मिला हुआ है, ठीक है, तो उसको जब हम लोग अलग करेंगे तो वे हम लोग कैसे अलग करेंगे, आखिर लोहा को हम लोग छाटेंगे, कैसे अलग करेंगे। जो लोहा होता है वह चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है, यानी कि चुंबक जो है कि लोहे को आकर्षित कर लेता है, तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर कि चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। यानी कि आप इसमें लिख लेंगे कि चुंबकीय पृथक्करण विधि। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि भूसे से गेहूं के दाने को पृथक करने में किस विधि का उपयोग किया जाता है। यानी कि भूसा से क्या करते हैं कि गेहूं के दाने को हम लोग अलग करते हैं, ठीक है, तो भूसा से जब गेहूं के दाने को अलग करते हैं तो उसको कौन सा विधि कहते हैं, तो उसको कहते हैं ओसाई विधि। आप इसमें लिख लेंगे ओसाई विधि। ओसा करके देहात में देखे होंगे, गाँव में देखे होंगे कि ओसा करके उसको अलग कर लिया जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो इसमें आप लिख लेंगे कि निथारने की क्रिया के द्वारा, यानी कि निथारने की क्रिया के द्वारा उसको अलग कर लिया जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि पुष्प के पंखुड़ियों के निचोड़ विभिन्न रंजकों को पृथक करने में किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वर्ण लेखन विधि, जिसको कि क्या कहते हैं, वर्ण लेखन विधि को एक और नाम से जाना जाता है क्रोमेटोग्राफी विधि। आप इसमें लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है उस प्रक्रम का नाम लिखें जिसे आप स्याही के विभिन्न संघटक रंगों को अलग करने के लिए प्रयोग करेंगे। यानी कि आपको उस प्रक्रम का नाम लिखना है। मान लीजिए कि स्याही आपके पास है, ठीक है, तो उसके विभिन्न रंग को संगठक करने में कैसे अलग करते हैं, तो इसी को लिखना है। तो इसमें आपका देखिए हो जाएगा वही जो पीछे मैंने 13 नंबर में बताया, वर्ण लेखन क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा, ठीक है, आप इसमें लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 15 है कि पेड़ों को काटना कौन सा परिवर्तन है। यानी कि जब हम लोग पेड़ को काटते हैं तो वह कौन सा परिवर्तन कहलाता है, तो पेड़ को काटना भौतिक परिवर्तन होता है, इसमें आप लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 16 है कि मक्खन का एक बर्तन में पिघलना कौन सा परिवर्तन है। मान लीजिए कि मक्खन है और वे एक बर्तन में पिघल रहा है, तो वह कौन सा परिवर्तन है, तो मक्खन का पिघलना जो होता है कि भौतिक परिवर्तन होता है, आप इसमें लिख लेंगे भौतिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अलमारी में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। यानी कि अलमारी में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, तो जंग लगना रासायनिक परिवर्तन होता है, आप इसमें लिख लेंगे रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जल का उबलकर वाष्प बनना कौन सा परिवर्तन है। यानी कि जल का उबलकर वाष्प बनना कौन सा परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन होता है, आप इसमें लिख लेंगे भौतिक परिवर्तन। आपका क्वेश्चन नंबर 19 है
कि विद्युत तरंग जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना कौन सा परिवर्तन है? तो इसमें आप लिखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन है। ये सारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको तो एकदम पूरा नोट्स बना ही लेंगे, क्योंकि आपका जो 9th बोर्ड है उसमें बिल्कुल आपका सही सब का सब इसी से क्वेश्चन उठाया जाएगा। जितना भी क्वेश्चन बोर्ड में आएगा ये सारा बीच से ही क्वेश्चन आएगा, तो आप इसका नोट्स करना नहीं भूलेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि इम्पोर्टेंट है, आप इसमें VVI लिख लेंगे कि जल में साधारण नमक का घुलना कौन सा परिवर्तन है? यानी कि जल में जो हम लोग साधारण नमक को घोलते हैं तो वे कौन सा परिवर्तन कहलाता है? तो इसमें आप लिखेंगे कि भौतिक परिवर्तन। आप इसमें भौतिक परिवर्तन लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 21 है कि फलों से सलाद बनना कौन सा परिवर्तन है? मान लीजिए फल है, उसको हम लोग काट काट के सलाद बना देते हैं, तो वह कौन सा परिवर्तन होता है? तो भौतिक परिवर्तन होता है। आप इसमें भौतिक परिवर्तन लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 22 है कि लकड़ी और कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है? यानी कि लकड़ी और कागज का जलना कौन सा परिवर्तन होता है? तो लकड़ी और कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है। आप इसमें रासायनिक परिवर्तन लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है? यानी कि नीचे दिए हुए जो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल है उसमें बताना है कि कौन सी वस्तुएं जो है कि शुद्ध पदार्थ है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है बर्फ, दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, ईंट, लकड़ी, वायु। इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सा शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ उसको कहते हैं जो कि एकदम पूरा शुद्ध हो, यानी कि वही पदार्थ केवल होना चाहिए और कुछ उसमें मिला हुआ नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए हो जाएगा आपका लोहा। लोहा जो होता है कि शुद्ध होता है, यानी कि लोहा में केवल लोहा ही होता है। इसमें हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम, पारा शुद्ध पदार्थ है, यानी कि जो लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड और पारा जो है कि शुद्ध पदार्थ है। आप इसमें आंसर लिख लेंगे। इसी तरह से आपको वहाँ पे और कुछ भी एग्जाम्पल मिल सकता है, तो पहचान के आपको इसी तरह से लिखना होगा। यानी कि बोर्ड में तो वैसे टिक मारने वाला आएगा, तो आपको और क्वेश्चन मिलेगा उसमें अगर कहीं पहचानने के लिए मिल जाए तो आप इसी तरह से पहचान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन विलयन है? ये नीचे मिश्रण दिया हुआ है, मिट्टी, समुद्री जल, वायु, कोयला, सोडा जल। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन मिश्रण है। तो इसमें आपका जो समुद्री जल है यह एक मिश्रण है, यानी कि समुद्री जल में बहुत सारा पानी मिला हुआ होता है, ठीक है, और उस पानी के साथ साथ और बहुत से चीज़ें मिली हुई होती है। तो इसमें आपका जो हुआ समुद्री जल वे मिश्रण है। आपका इसमें फिर और जो है कि सोडा जल, तो सोडा जल भी मिश्रण होता है। आप सोडा जल लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? यानी कि जो नीचे दिया हुआ है इसमें कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, यानी कि कौन टिंडल प्रभाव दिखाएगा? तो अब यहाँ देखिए इसमें फिर नीचे क्या दिया हुआ है उसी में से आपको बताना है। नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च विलयन। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा जो कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा वे हो जाएगा दूध, स्टार्च विलयन टिंडल प्रभाव दिखाएंगे। आप इसमें लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक है? यानी कि जो नीचे दिया हुआ है उसमें से कौन कौन सा परिवर्तन जो है रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है पौधे की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, खाना पकाना, भोजन का पाचन, जल से बर्फ बनना, मोमबत्ती का जलना। इस सारा में से आपको बताना है कि कौन रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन नीचे लिख लेंगे आप। हम बता रहे हैं आपको कि लोहे पर जंग लगना क्या होता है कि रासायनिक परिवर्तन होता है। भोजन का पकाना रासायनिक परिवर्तन होता है। भोजन का पचना भी रासायनिक परिवर्तन होता है तथा मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन होता है। आप लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। यानी कि इसमें से आपको छांटना क्या क्या है। तत्व को अलग कर देना है, यौगिक को अलग कर देना है तथा मिश्रण को अलग कर देना है। तीनों को अलग अलग कर देना है। नीचे देखिए लिखा हुआ है सोडियम, मिट्टी, चीनी का घोल, चांदी, कैल्शियम कार्बोनेट, टीन, सिलिकॉन, कोयला, वायु, साबुन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, रक्त।
इतना दिया हुआ है, इसमें से आपको तत्व को अलग करना है, यौगिक को अलग करना है तथा मिश्रण को अलग करना है। तो इसमें से जो आपका फर्स्ट दिया हुआ है सोडियम, इसमें जो आपका फर्स्ट दिया हुआ है सोडियम, तो सोडियम तत्व होता है इसलिए तत्व में लिख लेंगे। अब दिया हुआ है दूसरा मिट्टी, तो मिट्टी जो होता है कि मिश्रण होता है इसलिए इसको मिश्रण में लिख देंगे। दिया हुआ है चीनी का घोल, तो चीनी का घोल जो है कि आपका यह भी मिश्रण होता है तो मिश्रण में लिख लेंगे, क्योंकि चीनी का घोल में चीनी और पानी को मिलाया जाता है। आपका दिया हुआ है चांदी, तो चांदी जो होता है आपका एक तत्व है तो इसको तत्व में लिख लेंगे। है आपका फिर अगला कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, एक कैल्शियम कार्बोनेट जो है कि एक यौगिक है इसलिए इसको यौगिक के बॉक्स में लिख लेंगे। आपका इसमें फिर दिया हुआ है टीन, तो टीन जो है कि आपका होता है तत्व, तो आप इसमें तत्व में लिख लेंगे। आपका फिर आगे दिया हुआ है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन जो होता है कि सिलिकॉन आपका इसमें आ जाएगा तत्व में, यानी कि सिलिकॉन भी तत्व होता है। आपका फिर आगे है कोयला, तो कोयला जो होता है कि कोयला एक मिश्रण है तो मिश्रण वाला में लिख लेंगे, ठीक है। इसमें फिर आगे है वायु, तो वायु भी जो आपका है वायु एक मिश्रण है, यानी कि उसमें बहुत से गैस मिले हुए होते हैं, इसको आप मिश्रण में लिख लेंगे। फिर आगे है साबुन, तो साबुन जो होता है कि एक यौगिक है, ठीक है, तो आप इसको यौगिक में लिख लेंगे। फिर है मीथेन, तो मीथेन एक गैस होता है, ठीक है, तो मीथेन भी एक यौगिक हुआ इसलिए इसको भी एक यौगिक में लिखेंगे। आपका फिर आगे है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होता है इसलिए इसको भी यौगिक में लिख लेंगे, ठीक है। आपका फिर आगे है रक्त, रक्त जो होता है कि रक्त एक क्या है, तो रक्त एक मिश्रण होता है तो आप इसको मिश्रण में लिख लेंगे, यानी कि रक्त में कुछ रक्त दो या दो से अधिक चीज़ इसमें मिले हुए होते हैं इसलिए रक्त को आप मिश्रण में लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है कि एरोसोल, फोम, इमल्सन, सोल, जेल, ठोस, सोल का एक एक उदाहरण दे। तो आप ये इम्पोर्टेंट उतना क्वेश्चन नहीं है तो इसको आप लिख सकते हैं और नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं। देखिए मैं आप क्वेश्चन नंबर 29 बता रहा हूँ कि निलंबन के दो उदाहरण दे। ये आपका वीवीआई है तो आप इसको वीवीआई लिख लेंगे, ठीक है, यानी कि ये आपका क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। निलंबन के दो उदाहरण दे, तो पहला नंबर की निलंबन का उदाहरण हो जाएगा आपका तालाब का पानी, दूसरा हो जाएगा चिमनी से निकला धुआं, निलंबन का उदाहरण हो जाएगा, आप इसको लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 30 है कि कोलाइडी विलयन के दो उदाहरण दे। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है तो आप इसको भी वीवीआई में लिख लेंगे। आपका पूछा हुआ है कि कोलाइडी विलयन के दो उदाहरण दे, तो कोलाइडी विलयन का दो उदाहरण पूछा है तो इसमें आप लिख लेंगे कि वायु में धुआं और दूसरा लिख लेंगे कि सेविंग क्रीम, जो आपका सेविंग क्रीम होता है वे आपका कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। आपका क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 क्वेश्चन नंबर भी आपका वीवीआई है। मैं नीचे तक अब जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा ये सारा वीवीआई है, वीवीआई में आप इसको लिख लेंगे, एकदम पूछे जा सकते हैं आपका क्वेश्चन ये बोर्ड में। आपका क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा हुआ है कि किसी कोलाइडी विलयन में उनके कणों का आकार क्या होता है, यानी कि कोलाइडी विलयन होता है तो उसमें कणों का आकार क्या होता है, तो इसमें आप लिख लेंगे कि कणों का आकार होता है 10 के पावर -7 मीटर तथा 10 के पावर -5 मीटर के बीच में होता है, यानी कि 10 से 10 के पावर 7 और 10 के पावर -5 के बीच में होता है, यानी कि माइनस में 7 और माइनस में 5 होना चाहिए पावर में और उसके बीच में होता है, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 32 है कि निलंबन में कणों का आकार क्या होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा हुआ है कि निलंबन में कणों का आकार क्या होता है, ठीक है। तो इसमें निलंबन में जो होता है कि आपका 10 के पावर -5 मीटर से बड़ा होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि निलंबन में कणों का आकार 10 के पावर -5 मीटर से बड़ा होता है, आप इसमें लिख लेंगे 10 के पावर -5 मीटर से बड़ा। आपका क्वेश्चन नंबर 33 है कि विलयन में कणों का आकार क्या होता है, यानी कि विलयन जो होता है उसमें कणों का आकार क्या होता है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 10 के पावर -8 मीटर, आप इसमें लिख लेंगे, यानी कि 1 नैनोमीटर से कम होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 34 है कि द्रव में विलयन का एक उदाहरण है। द्रव में विलयन का एक उदाहरण क्या हो जाएगा, तो एल्कोहल का पानी में विलयन जो होता है वे आपका द्रव में विलयन होता है, यानी कि कोई द्रव है और द्रव में ही आपको द्रव का विलयन बताना है तो इसमें आपका हो जाएगा एल्कोहल का पानी में विलयन। आपका क्वेश्चन नंबर 35 है कि गैस का द्रव में विलयन का एक उदाहरण है, यानी कि गैस का
जो आपका गैस है उसका द्रव में विलयन का एक उदाहरण बताना है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कि ऑक्सीजन का पानी में विलयन, यानी कि ऑक्सीजन जो होता है उसका पानी में विलयन क्या होता है कि गैस का द्रव में विलयन कहलाता है। यानी कि पानी में क्या होता है कि ऑक्सीजन मिला हुआ होता है, यानी कि ऑक्सीजन भी पाया जाता है पानी में, तो उस वे विलयन हुआ। आपका क्वेश्चन नंबर 36 है कि ठोस विलयन का एक उदाहरण दें, यानी कि ठोस विलयन का एक उदाहरण देना है, यानी कि ठोस चीज़ जो आपका विलयन में हो उसको उदाहरण देना है। तो चीनी और जल का विलयन जो होता है कि ठोस विलयन कहलाता है, आप इसमें लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है कि गैस में गैस का विलयन का एक उदाहरण दें, यानी कि गैस में गैस का ही विलयन का उदाहरण देना है। तो इसमें आप लिख लेंगे वायु। वायु में जो है कि वायु में बहुत सारा गैस मिले हुए हैं, वायु लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में वास्तविक विलयन कौन सा है। तो इसमें आपका दिया हुआ है कि जल में सिरका, एल्युमिनियम पेंट, रुधिर, पंकिल, जल। तो इसमें आपका जो हो जाएगा वास्तविक विलयन वह हो जाएगा जल में सिरका एक वास्तविक विलयन है। जितना भी इसमें दिया हुआ है उसमें से जल में सिरका ही एक ऐसा है जो कि वास्तविक विलयन है, आप इसमें लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 39 है कि क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के विलयन को पृथक किया जाता है, यानी कि क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के विलयन को पृथक किया जाता है, यानी कि किस प्रकार के विलयन को अलग किया जाता है। इसमें आप लिखेंगे कि क्रिस्टलीकरण विधि से ठोस पदार्थों में से अशुद्धियों को अलग करने के लिए किया जाता है, यानी कि पृथक करने के लिए किया जाता है, आप इसमें लिख लें। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित मिश्रणों को पृथक करने की विधियों के नाम लिखें, यानी कि जो आपका नीचे मिश्रण दिया हुआ है उसमें से अगर हम लोग पृथक करते हैं तो उस विधि को क्या कहेंगे, कौन सा विधि से पृथक करेंगे। पहला है कि नमक का विलयन, तो नमक का विलयन को हम लोग अलग करेंगे वाष्पन विधि से, आप इसमें वाष्पन विधि लिख लेंगे। आपका इसमें फिर क्वेश्चन सेकंड में है कि जल में बेरियम सल्फेट, तो इसको छान कर करते हैं, तो आप इसमें छान कर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है कि पृथक करने में उपयोग की जाने वाली तकनीक का नाम बताएं, यानी कि जब हम लोग कोई चीज़ को पृथक करते हैं तो वे कौन सा तकनीक से, यानी कौन सा विधि से पृथक करते हैं, तो उसको लिखना है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन फर्स्ट है कि रेत से आयोडीन क्रिस्टल, तो इसमें आपका हो जाएगा ऊर्ध्वापातन विधि से, यानी कि ऊर्ध्वापातन तकनीक से करते हैं। आपका सेकंड है कि कच्चे तेल से पेट्रोल, यानी कि कच्चे तेल से आपको पेट्रोल को अलग कर देना है, तो कौन सा तकनीक हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा प्रभाजी आसवन तकनीक, आप इसमें लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 42 है कि पृथक करने में सामान्य विधियों के नाम लिखें, यानी जो हम लोग पृथक करने में, मान लीजिए कि नीचे दिया हुआ जो क्वेश्चन है उसका अगर हम लोग अलग करते हैं, क्वेश्चन में जो बताया है उसके अनुसार अलग करते हैं, तो कौन सा विधि होगा। तो इस फर्स्ट दिया हुआ है कि दही से मक्खन, दही से मक्खन को अलग करने की विधि को मैंने पीछे ही बताया था, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 40 से आपका जो 43 तक दिया हुआ है, ये सारा क्वेश्चन जो है कि VVI है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारा क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। अगर आप अच्छे से इसका याद रखते हैं तो वे वहाँ पर आप अच्छे से टिक कर देंगे, यानी कि जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आपको पता है, तो आप वहाँ पे अच्छे से इसका आंसर को सही टिक मार पाएंगे। आप इसको अच्छे से लिख करके पूरा कंप्लीट करके और ये सारा याद ही रखेंगे और इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। जो कि दही से मक्खन को अलग करने की विधि है उसको कहते हैं अपकेंद्रण विधि, मैंने पीछे बताया था, आप इसमें अपकेंद्रण विधि लिख लेंगे। आपका फिर सेकेंड में पूछा हुआ है कि समुद्री जल से नमक, यानी कि इसको भी मैंने बताया है, तो समुद्री जल से नमक को कहते हैं वाष्पीकरण विधि, लिख लेंगे। आपका थर्ड में है कि नमक से कपूर, तो नमक से कपूर को अलग करने की विधि को कहते हैं ऊर्ध्वापातन, आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट है यानी कि 43 है कि एसीटोन का क्वथनांक क्या है, यानी कि एसीटोन जो होता है उसका क्वथनांक कितना होता है, तो आप इसमें लिख लेंगे कि 56.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो एसीटोन होता है उसका क्वथनांक 56.5 डिग्री सेल्सियस होता है, आप इसमें लिख लेंगे। और जितना भी मैंने क्वेश्चन बताया ये सारा ऑब्जेक्टिव है, हर एक चैप्टर से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो मैं बता ही रहा हूँ। और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताने के साथ मैंने बताया है आपको कि जो मेरा सेकेंड वीडियो रहेगा यानी कि पार्ट 2 करके, यानी कि पार्ट 2 करके जो वीडियो रहेगा उसमें आपको जितने भी चैप्टर में बीच बीच में क्वेश्चन बनते हैं मैं उस क्वेश्चन को बना करके उसमें सारा क्वेश्चन को और आंसर को बता दूंगा, तो आप उसको भी लिख लेंगे। यानी कि नोट्स में
पहला नंबर में कि आपको सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिख देना है, ठीक है। और दूसरा नंबर में क्या करना है कि आपका जो बीच बीच में आपका जितना भी चैप्टर है उसके बीच बीच में से जो क्वेश्चन बन पाता है, उठ पाता है, उसको क्वेश्चन को मैंने VVI जो क्वेश्चन होता है वे सारे क्वेश्चन को मैं आपको सेकेंड वीडियो में दे दूंगा, तो आप सेकेंड वीडियो से लिख लेंगे। आपका जो थर्ड वीडियो आएगा यानी कि थर्ड वीडियो में मैं जो आपको बताऊँगा उसमें आपको जितना भी अभ्यास का प्रश्न रहता है, अभ्यास का जितना भी प्रश्न रहता है और आपके चैप्टर के बीच में से जितना प्रश्न रहता है वे सारे रहेंगे। आप देखे होंगे कि चैप्टर में जो आपका पेज नंबर करके जो हर एक चैप्टर में जैसे मैं कि टॉपिक पढ़ लिए तो टॉपिक पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन पूछ देता है, तो वे सारे क्वेश्चन रहेंगे और अभ्यास का प्रश्न रहेंगे। वे सारे एक वीडियो में आपको मिल जाएंगे, जो कि आपका पार्ट थर्ड वीडियो में मिल जाएंगे। आप उसको पार्ट थर्ड से कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि फर्स्ट वीडियो को लिखने के बाद सेकंड वीडियो वाला लिख लेना है और सेकंड लिखने के बाद सबसे लास्ट में लिखना है अभ्यास प्रश्न वाला। अगर ये तीनों वीडियो से आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे, आप सारा क्वेश्चन को लिख लेंगे, तब आपका एक बेस्ट नोट्स तैयार हो जाएगा। यानी कि आपका जो नोट्स बनेगा वे सबसे बेस्ट होगा, जो ऐसा नोट्स कभी नहीं बनाया होगा। और जब आप बाद में देखेंगे तो बाद में देखेंगे एक बार अगर कहीं क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको पूरा सारा याद हो जाएगा, यानी कि तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। क्योंकि मैंने तो आपको हर एक चैप्टर से जो रहेगा आपके बीच से क्वेश्चन दे दूंगा, तो क्वेश्चन बीच से दे दूंगा कि तुरंत पता चल जाएगा कि क्वेश्चन बीच से कहाँ पे क्वेश्चन है, ये आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बीच से दूंगा, जो चैप्टर का बीच से दूंगा, वे सारे आपका सीरियल बाय सीरियल रहेगा, टॉपिक बाय टॉपिक मैं क्वेश्चन बनाऊंगा और उस क्वेश्चन को आंसर मैं वीडियो में अपलोड करूंगा। तो वे तुरंत आपको पता चल जाएंगे कि क्वेश्चन मेरे कौन से टॉपिक से आया है और इसका आंसर क्या है, तो वे जल्दी से समझ में आ जाएंगे। इसलिए आप अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जितना भी इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाला होगा वे आप तक जल्दी से पहुंच जाए। और पहुंचने के बाद जैसे जैसे वीडियो आपके पास पहुंचेगा वैसे वैसे आप अपना कंप्लीट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपका पीछे रह जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।